तो दोस्तों अध्याय 5 स्टार्ट करते हैं। तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। जो भी प्रकृति में जितने भी तत्व पाए उसका वर्गीकरण किस प्रकार किया है आवर्त सारणी में उसको देखेंगे। तो दोस्तों ये कक्षा 10वीं चल रही है विज्ञान। कक्षा 9वीं में अपने हमारे आसपास जितने भी पदार्थ तत्व या मिश्रण यौगिक के रूप में विकसित होते हैं, हमने सीखा कि तत्व ही प्रकार के परमाणु से बने होते हैं। मतलब तत्व एक परमाणु से मिलकर बने होते हैं। तो आज तो हमने 118 तत्वों का वर्गीकरण मतलब जानकारी रखी। 118 तत्वों की जानकारी तथा उसके गुण भी अलग अलग है। 94 तत्व है दोस्तों जो कि प्रकृति में पाए गए। जैसे तत्वों की खोज हो रही थी, वैज्ञानिक तत्व में गुण धर्म के बारे में अधिक जानकारी एकत्रित करने लग गए। जैसे जैसे नए तत्व खोज रहे थे तो वैज्ञानिक ने जानकारी इकट्ठा करने लगे कि कौन से धातु है। तो इन जानकारियों को एक क्रम में व्यवस्थित करना बड़ा कठिन लग रहा था, सरल नहीं तो बहुत कठिन। उन्होंने इन गुण धर्मों में से एक ऐसा प्रतिरूप ढूंढा या पारंग किया जिसके आधार पर सारे तत्वों का आसानी से अध्ययन किया जा सका। तो दोस्तों आवर्त सारणी यानी वही होगी। जो भी एलिमेंट खोजे गए उनका वैज्ञानिकों ने निष्कर्ष निकाला कि इससे जानकारी, फिर उनको क्रम में रखा क्योंकि उनकी जानकारी एकत्र करना, उनके बारे में पता रहना, जितने भी गुण हैं वो आसानी से किया जा सके, इसलिए इन सारणी का यूज किया गया दोस्तों। तो अव्यवस्थित को व्यवस्थित करना इन तत्वों के वर्गीकरण के प्रारंभिक प्रयास थे। यहाँ पे देखते हमने पढ़ा जैसे कि विभिन्न वस्तु प्राणियों को उनके गुण धर्म के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। दोस्तों बहुत सारे जीव जंतु होते हैं, उनकी मतलब जाति के आधार पर या उनके गुण के आधार पर अलग अलग विभाजित करके सरल तरीके से मतलब पहचान किया जा सकता है। जैसे दोस्तों बहुत सारे जानवर हैं। दोस्तों मान लेते बकरी की बहुत सारी जाति है, भैंस की भी अलग अलग, मुर्गिया की भी अलग अलग जाति के रहते हैं। इसी तरह से बहुत सारे एलिमेंट है वो अलग अलग टाइप के हैं। तो उनके गुण धर्म के आधार पर व्यवस्थित होने के उदाहरण मिलते हैं। जैसे दुकानों में साबुन को एक साथ एक स्थान पर रखा जाता है, जबकि बिस्कुट को एक साथ दूसरे स्थान पर रखा जाता है। यहाँ तक कि साबुन में भी नहाने के साबुन को कपड़े धोने के साबुन से अलग रखा जाता है। इस प्रकार वैज्ञानिक ने इन तत्वों को गुण धर्म के आधार पर वर्गीकृत किया तथा अव्यवस्थित को, जो अव्यवस्थित मतलब सही क्रम में नहीं बैठा था, नहीं क्रम में जमे थे, उनको क्रम में जमा दिया। तो इसी को मतलब कहते दोस्तों आवर्त सारणी में बिठाया गए उन तत्वों को, तो इसको बोलते हैं आवर्त सारणी। हाँ, तो पहले मतलब यहाँ पे दुकान का मतलब आसान समझा इसने। कपड़े की जो दुकान के साबुन है, तो मान लो दोस्तों शैम्पू के अलग काउंटर रखेगा, शैम्पू का अलग रहेगा, वैसे बहुत सारे चॉकलेट का अलग रहता है। तो आसान समझा इसने। क्यों ऐसा किया होगा, आवर्त सारणी की क्यों आवश्यकता है, तो इसका आंसर आप दे सकते हैं आराम से। तो सबसे पहले ज्ञात तत्वों को धातु और धातु में वर्गीकृत किया गया। मतलब जो भी पहले तत्व थे वो धातु है कि अधातु है। जिसमें धातु पाई जाती है वो धात्विक धातु कहलाता दोस्तों, जिसमें धातु नहीं पाई जाती है जैसे नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, इनको धातु नहीं कहते। कार्बन है, इनको धातु नहीं कहते। जैसे तत्वों को उनके गुण धर्म के आधार पर हमारा ज्ञान बढ़ता गया, वैसे वैसे वर्ग करने के प्रयास किए। जैसे जैसे हमने जाना तो इस टाइप से हमने फिर वैसे करना शुरू कर दिया। डायबेराइनर के त्रिक एक वैज्ञानिक है, डायबेराइनर। तो दोस्तों मतलब इसको भी याद रखना कि डायबेराइनर कभी ऑब्जेक्टिव में एक वाक्य में पूछा जा सकता है। 1817 में जर्मन रासायनिक वैज्ञानिक था, समझ लो, वुल्फगांग डायबेराइनर के समान गुण धर्मों वाले तत्वों को समूह में व्यवस्थित करने का प्रयास किया है।
उन्होंने तीन तत्वों वाले कुछ समूह को चुना। उन समूह को त्रिक कहा। त्रिक क्यों कहा? उनने तीन तत्वों वाले एक समूह को चुना। 1817 के रासायनिक जर्मन के थे रासायनिक डाइबेरेनायर। तीन समूह के तत्वों को चुना, इसलिए इसने मतलब उसका एक सिद्धांत रखा त्रिक। डाइबेराइनर ने बताया कि त्रिक के तीन तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में रखने पर बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान अन्य तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का लगभग औसत होता है। मतलब आरोही क्रम का मतलब होता है दोस्तों 1, 2, 3, 4, इसको बोलते हैं आरोही क्रम। तो इनको मतलब इस तरह से रखा। तो इनका परमाणु भार अन्य दो तत्वों के परमाणु द्रव्यमान, ये परमाणु द्रव्यमान है ना, परमाणु द्रव्यमान अन्य मतलब दूसरे जो तत्व होंगे दो, उनके परमाणु द्रव्यमान का औसत बराबर होगा। मतलब दोस्तों मान लो इन दोनों का औसत कितने है दोस्तों? इन दो तत्वों का औसत मान लो अपन 2 है। दो तत्वों के औसत और अपने ये इतने तत्व थे, उनके अभी औसत कितना है? 2। तो इनका औसत कैसे निकालते दोस्तों मालूम है? ये 1, 2, 3 को जोड़ देंगे तो भाई अपना ऐसा आएगा 1, 2, ये इनको जोड़े अपने, इसका 1, इसका 1, ये कितने हो गए दोस्तों? 4। 4 में 2 का भाग देंगे, नॉट 4 में 2 का भाग नहीं देंगे, उतनी संख्या से भाग दिया जाता है। तो यहाँ पे निकालते अपन 2 का भाग देंगे तो 4 में 2 आया। तो इसी तरह से इसमें भी 4 होगा तो इसमें 2 आए। तो दोस्तों ये औसत आ गया। मतलब पहली कितनी संख्या है? 1, 2, इनको जोड़ दो, फिर वो कितनी संख्या है? 3 है, उनका भार 4, इनको जोड़ के फिर कितनी संख्या है? 1, 2, 3, 4, 5, ये 3 और 6 हो गए दोस्तों। तो 6 से भाग 2 तो औसत निकलता है। मतलब 1 और 2 कितना होता है? 3, 3 और 2 कितने? तो 5। इसी तरह से जोड़ो और उसका बराबर निकालो, तो इसको बोलते हैं औसत। तो दोस्तों उदाहरण के लिए यहाँ पे लिया है हीलियम, सोडियम, पोटेशियम। तो आपको याद भी रखना है Li का मतलब लिथियम, सोडियम को दर्शाता है Na से, पोटेशियम Ka से। त्रिक पर ध्यान दीजिए। परमाणु द्रव्यमान क्रमश इनका है 6.9, 23.0, 39.0 है। लिथियम और पोटेशियम के परमाणु द्रव्यमान का औसत क्या है? सोडियम, तो इसमें पूछा है लिथियम पोटेशियम के परमाणु द्रव्यमान का औसत क्या है? सोडियम के परमाणु द्रव्यमान के से उनकी तुलना कैसे की जा सकेगी? तो यहाँ पे निकालने की कोशिश की। तो दोस्तों द्रव्यमान के आरोही क्रम में ऊपर से नीचे की ओर व्यवस्थित किया गया। आरोही क्रम में ऊपर से नीचे की ओर लाया गया, तो व्यवस्थित किया गया। बताया कि कौन सा समूह डायरेक्ट त्रिक बनाता है। ये तो दोस्तों आइए बी समूह सी डायबेरिक त्रिक बनाते हैं। डायबेरिक उस समूह के ज्ञात तत्व में केवल 3 तरह त्रिक ही ज्ञात कर सकेंगे। वर्गीकरण करने की पद्धति सफल नहीं रही। डायबेरिक की जो तत्व की मतलब जो वर्गीकरण की एक थ्योरी दी थी डाइबेराइनर, वो असफल रही, सफल नहीं हो पाई क्योंकि वो फेल हो गई। तो दोस्तों J.W. डाइबेराइनर, उसने औषधि विज्ञान की पढ़ाई की थी। उसके बाद उसने रसायन का अध्ययन किया था। जेना विश्वविद्यालय में उसने रसायन और औषधि विज्ञान के प्रोफेसर बन गए थे। प्लेटियम को उत्प्रेरक के रूप में पहचाना, समान त्रिक की खोज की।
तो इसने कौन से प्लेटिनियम की और समान त्रिक की खोज की। तत्वों का आवर्तसारणी का विकास हुआ। फिर उसने त्रिक तत्वों को खोजा, फिर उसने जिससे फिर क्या हुआ दोस्तों, आवर्त सारणी का विकास हुआ। न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत, ल्यूडेंड है ना दोस्तों, ल्यूडेंट्स, उसने अष्टक सिद्धांत दिया। डायबेराइनर के प्रयास के दूसरे रसायनज्ञ को तत्व के गुणधर्म का उनके परमाणु द्रव्यमान के साथ संबंध स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया। डायबेराइनर के प्रयासों से दूसरे रसायन जो वैज्ञानिक थे उनने तत्व के गुणधर्मों को उनके परमाणु द्रव्यमान के साथ संबंध स्थापित करने के पश्चात प्रोत्साहित किया कि भाई 1866 में अंग्रेज वैज्ञानिक जॉन न्यूलैंड्स तो दोस्तों ये था एक अंग्रेज वैज्ञानिक 1866 में अंग्रेज वैज्ञानिक जॉन न्यूलैंड्स ने ज्ञात तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया। उन्होंने सबसे कम परमाणु द्रव्यमान वाले तत्व हाइड्रोजन से आरंभ किया। मतलब कम द्रव्यमान का कौन सा तत्व था दोस्तों, हाइड्रोजन। उससे मतलब स्टार्ट किया। 56वें तत्व थोरियम पर उसे समाप्त किया। 56वां तत्व था थोरियम पर इसे समाप्त किया। उन्होंने पाया कि प्रत्येक 8 तत्व का गुणधर्म पहले तत्व के गुणधर्म के समान है। पहले गुणधर्म के तत्व के समान है। उन्हें इसकी तुलना संगीत के अष्टक से की। मतलब जो वैज्ञानिक अंग्रेज उसने संगीत से मतलब कंपैरिजन किया और उन्होंने अष्टक सिद्धांत कहा। उन्होंने इसकी तुलना संगीत के अष्टक से की, इसलिए अष्टक का सिद्धांत कहा। न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। न्यूलैंड्स के अष्टक में लिथियम सोडियम के गुणधर्म समान थे। सोडियम लिथियम के बाद 8वां तत्व है। सोडियम लिथियम के बाद 8वां तत्व है न्यूलैंड्स का यह अष्टक सिद्धांत। सोडियम लिथियम के बाद 8वां है। बेरिलियस मैग्नीशियम में अधिक समानता है। न्यूलैंड्स के अष्टक सिद्धांत सारणी में दिया गया है। सारे ग म प म ध नि। तो दोस्तों ये मतलब संगीत से तुलना किया तो न्यूलैंड्स ये अंग्रेज का वैज्ञानिक है। तो उसने संगीत से तुलना की और अष्टक सिद्धांत दिया। तो उसने सारे ग म प ध नि इसकी सारे डो रे मी फा शो ल टी संगीत के सुर हो गए दोस्तों। ये शा में एच आएगा, एप आएगा, बोरान आएगा, क्लोरीन आएगा, नियोन आएगा, फेरिक आएगा, हाइड्रोजन आएगा। रे में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कॉपर, रेबिड। तो दोस्तों इस तरह से आएगा। में क्या आएगा तो ये तत्व याद कर लेना।
ये अष्टक सिद्धांत है न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत। न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत। क्या आप संगीत के सुरों से परिचित है? यहाँ पे वो ल्यूडेस वैज्ञानिक बोलते हैं। तो 7 स्वर होते हैं संगीत में, सुरों का उपयोग करते हैं। डो रे मी फा शो ला टी सुर के स्केल पूर्ण टोन, अर्ध टोन, आवर्ती अंतराल से अलग किए गए होते हैं। इन सुरों का उपयोग इसका यूज करके कोई संगीतकार संगीत की रचना करता है तो स्पष्ट हो जाता है कि बार बार दोहराए जाते हैं। प्रत्येक 8वां सुर पहले सुर जैसा ही होता है, अगली पंक्ति का पहला सुर होता है। देखिए यहाँ पे किस तरह से यूज किया उसने। जैसे दिखा गया कि अष्टक का सिद्धांत केवल कैल्शियम तक ही लागू होता था, क्योंकि कैल्शियम के बाद प्रत्येक 8वां तत्व का गुणधर्म पहले तत्व से नहीं मिलता है। न्यूलैंड के कल्पना की कि प्रकृति में केवल मतलब वो संगीत के पहले वर्ड है ना, उसी तरह से आखिर तक चलता है। तो यहाँ पे अष्टक सिद्धांत भी वही बता रहा है न्यूलैंड का। पहले तत्व का जो शुरू होगा उस तत्व तक एंडिंग तक जाएगा, नहीं तो वहाँ पे समाप्त हो जाएगा, ये बोल रहा था। लेकिन बाद में नए तत्व पाएगा जिनके गुणधर्म अष्टक सिद्धांत से मेल नहीं खाते थे। अपनी सारणी में मतलब इन तत्वों को सम्मिलित करने के लिए न्यूलैंड ने 2 तत्वों को एक साथ रखा। कुछ असमान तत्वों का ध्यान एक स्थान में रखा। क्या आप सारणी में देखेंगे, ढूंढ सकेंगे? तो यहाँ पे अपन ध्यान देते कि कोबाल्ट व निकेल एक साथ में है तथा उन्हें एक साथ अब उसी स्तंभ में रखा गया है जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन है। इनके गुणधर्म उन दोनों तत्वों से भिन्न है। आयरन को कोबाल्ट निकेल से दूर रखा गया। जो आयरन है दोस्तों, आयरन का मतलब होता है दोस्तों लौह तत्व है, तो इनको कोबाल्ट और निकेल से दूर रखा गया है, जबकि उनके गुणधर्म थे उनमें समानता थी। इस प्रकार न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत केवल हल्के तत्व के लिए ही लागू हो पाया। नोबल गैसों की खोज के पश्चात अष्टक का सिद्धांत अप्रासंगिक हो गया। नोबल गैसों की खोज हुई, उसके पश्चात जो अष्टक सिद्धांत आ रहा था न्यूलैंड का, वो समाप्त हो गया। अब देखते हैं क्या डोबराई ने त्रिक न्यूजीलैंड के अष्टक सिद्धांत के स्तंभ में भी पाए जाते हैं? तुलना करके पता कीजिए। तो इसमें कंपैरिजन करना, इसके बाद बताना है कि है कि नहीं। डायबराइज के वर्गीकरण की सीमा क्या है? न्यूजीलैंड के अष्टक सिद्धांत की क्या सीमा है? तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो यहाँ पे मतलब न्यूलैंड का मतलब क्या था दोस्तों? पहला वर्ड जिस वाक्य से ख़त्म हो रहा था उसी वाक्य से अंतर मतलब उसका स्वर उसी वाक्य से आना चाहिए था, ये उसकी सीमा हो गई। डायब्राइज का भी वही था दोस्तों, इसने त्रिक का 3 तत्वों का रखा था, ज़्यादा नहीं रखना चाहिए, इस तरह से लिख लेना। अब देखते आगे क्या बोल रहा है ससुरा, आगे क्या बोलता है। तो दोस्तों एक खास इम्पोर्टेंट टॉपिक आया अपने पास, मेंडलिक की आवर्त सारणी। इसमें पूछा जाता है मेंडलिक की आवर्त सारणी। न्यूलैंड्स का जो अष्टक सिद्धांत है उसको अस्वीकार मतलब अनएक्सेप्ट करने के बाद एगेगी ने एक प्रतिरूप को खोजा और जारी भी रखा जिसमें तत्व के गुणधर्म का उसके परमाणु द्रव्यमान के साथ संबंध स्थापित हो सके। गुणधर्म उसके परमाणु द्रव्यमान के साथ संबंध स्थापित हो सके। तो इस सारणी को कहा गया दोस्तों मेंडलिक की आवर्त सारणी। तत्वों के वर्गीकरण का मुख्य श्रेय रूसी वैज्ञानिक डमित्री इवानोविच मेंडलिक को जाता है।
तो दोस्तों ये रूस के वैज्ञानिक थे मेंडलीव, दमित्री इवानोविच ये थे, इनका नाम है मेंडलीव, है ना। तत्वों की आवर्त सारणी प्रारंभिक विकास में उनका प्रमुख योगदान रहा। उन्होंने अपनी सारणी में तत्वों को उनके गुण धर्म, द्रव्यमान, रासायनिक गुण धर्म की समानता के आधार पर व्यवस्थित किया। तो दोस्तों यहाँ पे देखना उसने क्या क्या लिया है, रासायनिक गुण धर्म, द्रव्यमान और मूल गुण धर्म, इनके आधार पर उन्हें व्यवस्थित किया, मतलब समानता है। तो पहले पढ़ लेते हैं। मेंडलीव का जन्म 1834 में 8 फरवरी 1834 में रूस में पश्चिमी जो साइबेरिया के टोबोल्स्क स्थान में हुआ था। पहली शिक्षा उसने मेंडलीव अपनी मां के प्रयास के कारण विश्वविद्यालय में प्रवेश पा सके। अपनी खोज उन्होंने मां को सबमिट करते हुए लिखा, उन्होंने मुझे उदाहरण देकर समझाया कि प्यार से समझाया, अपने से संसाधन और शक्ति व्यय करके मेरे साथ विभिन्न स्थान पर गई थी। वह जानती थी कि विज्ञान की मदद से बिना हिंसा के, लेकिन प्यार, दृढ़ता से अंधविश्वास, असत्य धारणा, गलतियों को दूर किया जा सके। उनके द्वारा प्रस्तावित तत्वों की व्यवस्था को मेंडलीव की आवर्त सारणी कहा। आवर्त सारणी रसायन में एकमेव सिद्धांत साबित हुआ। इससे क्या हुआ, नए तत्वों की खोज के लिए प्रेरणा मिली। जब मेंडलीव ने अपने कार्य प्रारंभ किया तो 63 तत्व ज्ञात थे। मेंडलीव ने अपना कार्य मतलब शुरू किया था तो 63 तत्व पता थे, उनको मालूम थे। उन्हें तत्वों के परमाणु, द्रव्यमान, उनके भौतिक रासायनिक गुण धर्म के बीच संबंध है ना, उनका अध्ययन किया। फिर रासायनिक गुण धर्म के अंतर्गत मेंडलीव ने तत्व के ऑक्सीजन, हाइड्रोजन के साथ बनने वाले यौगिक पर अपना ध्यान केंद्रित किया। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मतलब उसके बनने कौन सा यौगिक बनेगा दोस्तों, तो नया पदार्थ कौन सा बनेगा उसी को बोलते हैं यौगिक। उन्होंने ऑक्सीजन, हाइड्रोजन इसलिए चुना किया क्योंकि ये अत्यंत सक्रिय है, अधिकांश तत्वों के साथ यौगिक बनाते हैं। तत्व से बने वाले हाइड्राइड एवं ऑक्साइड के सूत्र को तत्वों के वर्गीकरण के लिए मूलभूत गुण धर्म माना गया। फिर 63 कार्ड के लिए प्रत्येक कार्ड पर अलग अलग तत्वों के गुणधर्मों को लिखा। उन्होंने समान गुण धर्म वाले तत्वों को अलग कर दिया। फिर इन पत्तों को पिन लगाकर दीवार पर लटका दिया। फिर देखा कि जो भी बहुत सारे तत्वों को आवर्त सारणी में स्थान मिल गया तथा परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में ये तत्व व्यवस्थित हो गए। तो समान भौतिक रासायनिक गुण धर्म वाले विभिन्न तत्वों निश्चित अंतराल के बाद फिर आ जाते। इसी आधार पर मेंडलीव ने आवर्त सारणी बनाई, जिसका सिद्धांत गुण धर्म उनके परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन होते हैं। तो गुण धर्म उनके परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन होते हैं, ये इसका एक सिद्धांत है, ये वाला है ना, इसको मत पढ़ना। इसको नहीं पढ़ना किसको पढ़ना। तत्व के गुण धर्म उनके परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन होते। परमाणु द्रव्यमान का अर्थ गुण धर्म उनके परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन होते। मेंडलीव की आवर्त सारणी के ऊर्ध्व स्तंभ को ग्रुप तथा क्षैतिज पंक्तियों को पीरियड दोस्तों इस तरह से खड़ा होगा, उसको बोलते दोस्तों ग्रुप, और इस तरह से होगा आवर्त, उसको सारणी बोलते दोस्तों। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी ये वाली है दोस्तों। ये वाला है ना, इस तरह से इसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर, और दोस्तों ये वाला क्षैतिज। ये इस तरह से पीरियड ये वाला है ना दोस्तों। तो यहाँ पे तत्व रखा उसने फर्स्ट समूह में क्या है,
हाइड्रोजन नाइट, ये वाली सारणी आपको याद करना पड़ेगी। मेडली की आवर्त सारणी को याद करना पड़ेगी, उनका द्रव्यमान भार कितना है, कौन से नंबर पे भी आता है, ये याद करना पड़ेगा दोस्तों। छठवीं सूची तक है दोस्तों। हीलियम, लिथियम, नाइट्रोजन, पोटेशियम, रेडियम, इन तत्वों को याद कर लेना दोस्तों। मेडली की आवर्त सारणी है। मेडली की आवर्त सारणी 1872 में जर्मन की पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। स्तंभ के शीर्ष पर ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड के सूत्र के अंग्रेजी अक्षर आर समूह के किसी भी तत्व को दर्शाता है। सूत्र को लिखने के तरीके को ध्यान दीजिए। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन तो CH4 उसके ऑक्साइड CO2 RO2 लिखा गया है। तो दोस्तों आर मतलब उसी समूह का होगा दोस्तों, हाइड्रोजन है। मेडली की आवर्त सारणी ने क्या क्या उपलब्धि पाई या प्राप्त करी, इसको देखते हैं भाई। तो आवर्त सारणी विकसित करते समय मेडली ने सारणी में अधिक द्रव्यमान वाले तत्व को कभी कभी कम द्रव्यमान तत्व से पहले रखना पड़ा। क्रम इसलिए उलटना पड़ा ताकि समान गुण धारण वाले तत्व को एक साथ रखे जा सके। उदाहरण के लिए कोबाल्ट, निकेल, इनके थोड़ा डिफरेंस है। पहले है दोस्तों कोबाल्ट सारणी निकेल परमाणु निकेल से पहले है। कोबाल्ट सारणी में निकेल से पहले है। कोबाल्ट सारणी में निकेल से पहले है 58(9) से 58(7) से। इसलिए दोस्तों इस तरह से आप कुछ विसंगतियाँ है उसको ढूंढ निकाल सकते। तो पहली उपलब्धि ये हुई उसने। इसके अतिरिक्त मेडली ने अपने सारणी कुछ रिक्त स्थानों को छोड़ा दोस्तों। ये भी हो गया अपना एक कि उसने रिक्त स्थानों को छोड़ा। रिक्त स्थान दोष पाए गए। उन्हें मेडली ने कुछ अस्तित्व का अनुमान लगाया जो उस समय ज्ञात नहीं थे। नामकरण में उपसर्ग लगाया। फिर गुणधर्म सिलिकॉन, बोरान, एल्यूमिनियम सिलिकॉन के समान थे। मेडली द्वारा अनुमानित एल्यूमिनियम तथा बाद में ज्ञात गैलियम के गुणधर्मों को सारणी में सूचीबद्ध किया। ये वाला मेडली की आवर्त सारणी परिशुद्धता उपयोगिता ठोस प्रमाण मिल गए। फिर मेडली के अनुमान की असाधारण सफलता के कारण रसायनज्ञों ने अपनी आवर्त सारणी को न केवल स्वीकार किया अपितु उनको इस सिद्धांत की अवधारणा का सर्जक भी माना। गैस हीलियम, नियॉन, आर्गन पहले कई संदर्भ में लिखे गए थे। इन गैसों का पता देर से चला क्योंकि ये अक्रिय है, वायुमंडल में इसकी मात्रा कम है। मेडली की आवर्त सारणी की विशेषता है कि इन गैसों का पता चला कि पिछली अवस्था में छोड़े बिना इन्हें नए समय रखा जा सके। मेडली की आवर्त सारणी में वर्गीकरण से कुछ समस्याएं मतलब सीमा क्या थी दोस्तों, समस्या हो सकती थी। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्षार धातु से मिलता है। क्षार धातु की भांति हाइड्रोजन में हीलियम, ऑक्सीजन, सल्फर के साथ एक जैसे सूत्र वाले यौगिक बनाते हैं। उदाहरण के लिए दिखाया गया है। दूसरी ओर हैलोजन की भांति हाइड्रोजन द्विपरमाणुक अणु के रूप में पाई जाती है। धातु और धातु के साथ सहसंयोजक यौगिक बनाते हैं। हाइड्रोजन के यौगिक ये दोस्तों ये सोडियम के यौगिक। निश्चित रूप से आवर्त सारणी हाइड्रोजन को नियत स्थान नहीं दिया जा सका क्योंकि मेडली की आवर्त सारणी पहले कमी थी। सारणी में हाइड्रोजन सही स्थान नहीं दे पाई। इसलिए मेडली की तत्वों में वर्गीकरण के तैयार होने के बाद
समस्थानिक को पता चला कि हम जानते हैं कि समस्थानिक के रासायनिक गुण धर्म समान, लेकिन परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं, ये समस्थानिक के। तो इसको याद रखना। फिर मेडली के अर्थ सारणी के नियम की एक चुनौती। यह दूसरी समस्या ये थी कि एक तत्व से दूसरे तत्व की ओर आगे बढ़ने पर परमाणु द्रव्यमान नियमित रूप से नहीं बढ़ते हैं, इसलिए इनका अनुमान लगाना कठिन था। एक तत्व से दूसरे तत्व की ओर बढ़ने पर उनका परमाणु द्रव्यमान समान नहीं रहता था या नियमित नहीं रहता था, इसलिए इसको अनुमान लगाना भी बहुत कठिन था। कठिनाई उत्पन्न होती थी दोस्तों। अव्यवस्थित से व्यवस्थित करना आधुनिक आवर्त सारणी। 1913 में हेनरी मोजले ने बताया कि आधुनिक आवर्त सारणी किसकी है दोस्तों, ये पूछेगा तो तुम लिखोगे हमेशा मेडली पर हेनरी मोजले की है। 1913 में हेनरी मोजले ने बताया परमाणु द्रव्यमान की तुलना इसका परमाणु संख्या Z अधिक आधारभूत गुण धर्म में लेट्स क्लिक। तो दोस्तों एक आधुनिक आवर्त सारणी है, उसको 1913 में हेनरी मोजले ने दिया था। यह आधुनिक आवर्त सारणी के लेखक है। तो परमाणु संख्या Z अधिक आधारभूत गुण धर्म है। मेडली की आवर्त सारणी में परिवर्तन किया गया तथा परमाणु संख्या में को आधुनिक आवर्त सारणी के आधार के रूप में स्वीकार किया गया। आधुनिक आवर्त नियम को इस प्रकार से वर्णित किया गया। तत्व के गुण धर्मों को उनकी परमाणु संख्या का आवर्त फलन होते हैं। परमाणु द्रव्यमान बोल रहा था, यहाँ तक परमाणु संख्या का आवर्त फलन होते हैं, ये आधुनिक बोल रहा है। हम जानते हैं परमाणु संख्या में परमाणु के नाम में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या पता चलता है तथा एक तत्व से दूसरे तत्व बढ़ने पर उनकी संख्या में बढ़ोतरी होती है। वहाँ पे कोई चेंज नहीं हो रहा था दोस्तों, पर यहाँ पे एक तत्व से दूसरे तत्व की ओर बढ़ने पर बढ़ोतरी हो रही, संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। तो इन तत्वों को परमाणु संख्या के आरोही क्रम में व्यवस्थित करने कर जो वर्गीकरण प्राप्त होता उसको बोलते हैं आधुनिक आवर्त सारणी। आरोही क्रम में इस तत्वों को मतलब अध्ययन किया गया और शुद्धता का भी अनुमान लगाया गया। ध्यान दीजिए कि मेडली की आवर्त सारणी तीनों कमी को सुधारा गया है। बातों पर ध्यान देते आवर्त सारणी के तत्व की स्थिति। आधुनिक आवर्त सारणी में 18 ऊर्ध्व स्तंभ है जिन्हें समूह कहा जाता है। क्षैतिज 7 पंक्तियां हैं, 18 ऊर्ध्वाधर है, 7 पंक्तियां जिन्हें आवर्त कहा जाता है। देखिए किसी समूह तथा आवर्त में तत्व की स्थिति किस बात पर निर्भर करेगी। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ होगा, ये है दोस्तों 1 2 3 4 5 6 7। तो दोस्तों ये 7 है क्षैतिज, ऊर्ध्वाधर 8, ये है दोस्तों क्षैतिज और ये है इधर ऊर्ध्वाधर इधर वाले, तो ये 18 होगा। तो यहाँ पे इनके परमाणु संख्या परमाणु क्रमांक दोस्तों पता रहेगा कि कहाँ कहाँ क्या है। तो दोस्तों यहाँ धातु और धातु हाँ, तो दोस्तों इसको यहाँ पे याद रखेंगे, इसको याद कर लेना। 1 नंबर पे कौन सा है, 3 नंबर पे कौन सा है, फिर की द्रव्यमान, परमाणु संख्या, ये सब याद कर लेना। आधुनिक आवर्त सारणी। तो
हम देखेंगे कि सभी तत्वों की संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है। इसी प्रकार आप देखेंगे कि एक ही समूह में के सभी तत्वों की संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है। क्लोरीन जो समूह 17 के तत्व है, तो क्लोरीन के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? इससे पता चलता है कि आधुनिक आवर्त सारणी के समूह बाहरी कोश में सर्वसम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को दर्शाता है। यदि समूह के ऊपर नीचे की ओर जाने पर कोशों की संख्या बढ़ती है। हाइड्रोजन की स्थिति अनिश्चित रहती है क्योंकि इससे पहले आवर्त समूह एक या समूह 17 किसी में भी रखा जा सकता है। आप बता सकते कि क्यों? तो देखेंगे भैया, इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो भिन्न भिन्न है, लेकिन कोशों की संख्या समान है। इसकी वृद्धि होती है तो संयुक्ता इलेक्ट्रॉनों की संख्या में भी वृद्धि होती है। आप कह सकते हैं ऐतिहासिक कोशों के समान संख्या वाले भिन्न तत्वों के परमाणु एक ही आवर्त में स्थित होते। मैग्नीशियम, सोडियम, हेलियम, सिलिकॉन, पोटेशियम, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन आधुनिक आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त में स्थित है तथा क्योंकि इनके परमाणु में इलेक्ट्रॉनिक कोशों में स्थित है। किसमें? लिथियम, KLm कोश है दोस्तों, ये है ना। इन तत्वों को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखकर कथन की पुष्टि कीजिए तो आप नए कोश इलेक्ट्रॉनों से भरा गया है। पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे में आवर्त कितने तत्व है? तो विभिन्न कक्षों में भरे गए जाने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या के आधार पर हम आवर्त में तत्वों की संख्या बता सकेंगे। आगे की कक्षा में आप इस बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। आप जानते हैं किसी कोश में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या एक सूत्र 2n स्क्वायर पर निर्भर करती है, जहाँ n नाभिक में नियत कोश की संख्या को दर्शाता है। जैसे k कोश है -2 × 1⁻² बराबर 2 प्रथम आवर्त के दो तत्व हैं। ऐसे दोस्तों प्रथम आवर्त के दो तत्व कैसे निकले मालूम है? 1⁻1 यानी 1⁻2 मतलब 2 ही हो गए दोस्तों। तो यहाँ पे 2⁻2 यानी दोस्तों कितना? तो यहाँ पे मतलब 1⁻2 करेंगे तो भी मतलब समझाने की कोशिश करता हूँ मैं। ये अपना है एक, मान लो ये 1⁻2 बराबर 1 × 1 बराबर 1 आता है, पर माइनस इधर 2 है इसलिए इसका गुना करके आता है। अब दूसरा वो बता रहा है कि ये प्रथम श्रेणी के दो तत्व है। फार्मूला कौन सा याद रखना? ये वाला कौन सा फार्मूला? ये वाला। दूसरी एल कोश में -2 है इंटू 2⁻2 यानी 2 × 2 बराबर हो गए 4। 4 में 2 का गुना करेंगे तो दोस्तों 8 आएगा कि नहीं आएगा? तो ये है दूसरे आवर्त में 8 तत्व। दूसरे आवर्त में 8 तत्व। दूसरे आवर्त में 8 तत्व। तीसरे, चौथे, पांचवें, छठवें, सातवें आवर्त में तत्व की संख्या क्रमशः 8, 18, 18, 32, 32 होती है। इसका आप मतलब इसको आप उच्च कक्षा होगी 10वीं मतलब समझ लो 11वीं 12वीं में पढ़ेंगे मैथ्स में, केमिस्ट्री में, है ना। तो आवर्त सारणी के तत्वों की स्थिति का रासायनिक अभिक्रियाशीलता का पता चलता है। हम जानते हैं कि तत्व द्वारा निर्मित आबंध के प्रारूप उसकी संख्या संयोजकता इलेक्ट्रॉन द्वारा निर्धारित होती है। आप मेडलिप ने सारणी में स्थिति का निर्धारण किया था, यौगिक के सूत्र के आधार पर बनाया था, वो शुद्ध था। आधुनिक आवर्त सारणी की प्रवृत्ति क्या है दोस्तों? प्रवृत्ति यानी दोस्तों एक प्रकृति, नेचर की विशेषताएं कैसी?
हम जानते हैं कि संयोजकता परमाणु की सबसे बाहरी कोश में उपस्थित संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या से निर्धारित होता है। परमाणु त्रिज्या परमाणु साइज से परमाणु की त्रिज्या का पता चलता है। परमाणु की साइज से त्रिज्या की पता चलता है। परमाणु स्वतंत्र परमाणु के केंद्र से बाहरी कोश को दूसरी ही परमाणु के साइज को दर्शाता है। हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या 37 है पिकामीटर त्रिज्या है। तो दोस्तों कितना होगा? 37 को जोड़ दो, डबल 37 कर दो, कितने हो गए? 7 दूनी 14, 14 का 4, हासिल का 1, 3 3 6 और 7 74। परमाणु साइज होगा 74, तो त्रिज्या इतनी आई। तो दोस्तों हम देखते हैं यहाँ पे आवर्त में 22 से दाईं ओर जाने पर परमाणु त्रिज्या घटती है। 22 से मतलब इस साइड से आएंगे, इस साइड से इधर जाएंगे, तो दोस्तों इधर जाएंगे तो घट जाती है। नाभिक में आवेश बढ़ने पर इलेक्ट्रॉन को नाभिक की ओर खींचता है। नाभिक में आवेश बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन नाभिक की ओर खींचता है। परमाणु का साइज घटता जाता है। घंटे का पाठ था यार। आप देखेंगे ऊपर से नीचे की ओर जाने परमाणु का साइज बढ़ता है। ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे तो परमाणु साइज बढ़ जाएगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नीचे आने पर एक नया कोश जुड़ जाएगा। इसमें नाभिक तथा बाहरी कोश के बीच की दूरी बढ़ जाती है। इस कारण नाभिक का आवेश बढ़ जाने के कारण परमाणु की साइज बढ़ जाती है। धात्विक अधात्विक गुणधर्म। सोडियम मैग्नीशियम जैसे धातु सारणी में कई 22 और तथा सल्फर क्लोरीन जैसी अधातु दाईं ओर स्थित है। मध्य में सिलिकॉन स्थित है जिसे अशुद्ध धातु उपधातु कहते हैं। अधातु और धातु दोनों के गुणधर्मों को प्रदर्शित करती है। आधुनिक आवर्त सारणी में एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा धातु और धातु से अलग करते हैं। इस रेखा पर आने वाले तत्व बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्गेनियम, एंटीमनी, टेल्यूरियम, पोलेनियम धातु और धातु दोनों के गुण प्रदर्शित करते हैं, इसलिए अर्धधातु उपधातु भी कहते हैं। तीसरे अध्याय में हमने अध्ययन किया था आबंध बनाते समय धातु के इलेक्ट्रॉन की तागने की प्रति ऋणात्मक या धनात्मक, तो विद्युत धनात्मक होती है। रिंग को त्याग देंगे तो धनात्मक होगी दोस्तों, तो माइनस को निकाल देंगे तो धन में बन जाएंगे, हम धनायन बन जाएंगे, तो दोस्तों धनात्मक हो जाती है। आवर्त में जैसे जैसे संयोजकता का कोश में इलेक्ट्रॉन पर किया जाने वाला प्रभावी नाभिक आवेश बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे तो प्रति घट जाती है। समूह के नीचे की ओर संयोजकता इलेक्ट्रॉन पर क्रिया करने वाली प्रभावी नाभिक की कोश घटता है क्योंकि बाहरी इलेक्ट्रॉनिक नाभिक से दूर होते हैं, इसलिए यह इलेक्ट्रॉन सुगमतापूर्वक है निकल जाती है। इलेक्ट्रॉन सुगमतापूर्वक निकल जाती है, इसलिए धात्विक अभिलक्षण आवर्त में घटता है, समूह के नीचे और बढ़ता है। और धातु विद्युत ऋणात्मक होती है। इलेक्ट्रॉन घर कर आबंध बनाने की प्रवृत्ति होती है, तो जानकारी प्राप्त करते हैं। इसकी आधार पर विद्युत ऋणात्मकता की प्रवृत्ति के अनुसार अधातु सारणी आवर्त सारणी की दाहिनी ओर स्थित होती है। फिर इनमें धातु ऑक्साइड क्षारीय और धातु के ऑक्साइड सामान्य अम्लीय होते हैं। तो दोस्तों अपना पाठ खत्म हो गया, ये अभ्यास आ गया है। संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है, घट जाती है दोस्तों। परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है दोस्तों, कर सकता है। इनके ऑक्साइड अधिक अम्लीय हो जाते हैं। किन तत्व में दो कोश तथा 2 इलेक्ट्रॉन को पूरित करते हैं। तो दोस्तों ये देखना पड़ेगा उस सारणी से, फिर पता चलेगा कि क्या है। तो दोस्तों हो गया अपना पाठ पूरा कंप्लीट।
वीडियो को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करना।